सो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एनालिसिस 7 जुलाई के लिए। आई होप आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड जो भी नए स्टूडेंट जुड़े हैं, अगर उनको उसकी पीडीएफ चाहिए तो उनको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सो अपन अपने कोर्स से स्टार्ट करते हैं। जिंदगी जीनी भी एक कला है, जिसने ये कला सीख ली उसने जिंदगी जीत ली। द आर्ट ऑफ लर्निंग। सब चीज़ों को करने की कोई ना कोई आर्ट होती है। लाइक जैसे आंसर राइटिंग की एक आर्ट है कि आप आंसर राइटिंग कैसे कर सकते हैं, कि जितना अच्छा कर पाएंगे उतना आपका मीन्स में स्कोर बेटर रहता है। फिल्म से आंसर करना, आपके सामने आंसर रहता है लेकिन आप एमसीक्यू सॉल्विंग कैसे कर पाते हैं, ये एक आर्ट है। तो आपको ये देखना है कि आप कैसे आर्ट को परफेक्ट कर पाते हैं या कैसे अच्छा कर पाते हैं। परफेक्शन कभी नहीं आ पाएगा, लेकिन हाँ एक लेवल आ सकता है जहाँ पे आप उस लेवल को रीच कर पाएंगे। तो चलिए अपन अपने टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बीइंग मिसयूज्ड इन कनाडा बाय एंटी इंडिया एलिमेंट्स MEA। तो अपन यहाँ पे जानेंगे कि आर्टिकल 19 क्या होता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कैसे अपने को रिलेट कर सकता है। इससे रिलेटेड आपके मेंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2014 में कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। आप ये आर्टिकल कवर करने के बाद मेंस का क्वेश्चन लिखने की कोशिश कीजिएगा। Article 19 of the Constitution of India guarantees the right to freedom of speech and expression and is typically invoked against the state. So, right to freedom of speech and expression किसके अगेंस्ट मिलता है आपको? अगेंस्ट द स्टेट। ध्यान रखिएगा, यहाँ प्रीलिम्स में क्या कर दिया जाएगा? अगेंस्ट द इंडिविजुअल्स एंड द प्राइवेट सिटीजन्स। स्टेट के अगेंस्ट नहीं होता है, तो ये गलत बात हो जाएगी। स्टेट के अगेंस्ट होता है। आर्टिकल 19 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949 ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू। आर्टिकल 19 के अंदर क्या क्या आता है अपन वो देखते हैं। स्पीच एंड एक्सप्रेशन peacefully without arms, form association or unions, move freely throughout the territory of India, to reside and settle in any part of the territory of India, to practice any profession or carry out any occupation or trade or business। तो ये छः की छः चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर क्या क्या आता है। फिर अपन देखते हैं कि इसकी इतनी सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखता है ये। सोसाइटल गुड फर्स्ट पॉइंट कहता है, लिबर्टी टू एक्सप्रेस ओपिनियंस एंड आइडियाज विदाउट हिंड्रेंस एंड स्पेशली विदाउट फियर ऑफ पनिशमेंट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल्स इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलर सोसाइटी एंड अल्टीमेटली फॉर दैट स्टेट। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल लिबर्टीज गारंटीड अगेंस्ट स्टेट सपरेशन और रेगुलेशन। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब तक आपको आज़ादी नहीं होगी बोलने की, जब तक आप अगर आपके कुछ थॉट्स भी आ रहे हैं, अगर आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो फिर वो थॉट्स का मतलब ही नहीं रहा। अगर वो थॉट्स हैं, जब भी अगर आप उसको बोल पाएंगे तभी उनका मतलब रहता है। सेल्फ डेवलपमेंट, फ्री स्पीच इज एन इंटीग्रल एस्पेक्ट ऑफ ईच इंडिविजुअल राइट टू सेल्फ डेवलपमेंट एंड फुलफिलमेंट। रिस्ट्रिक्शंस इनहेबिट आवर पर्सनैलिटी एंड इट्स ग्रोथ। अगर अपने पास फ्री स्पीच होती है तो अपन अपने आप को डेवलप कर पाते हैं, मतलब लाइक सोच पाते हैं अलग अलग तरीके में। लेकिन अगर वही रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे तो वो अपने रिस्ट्रिक्शंस कहाँ लगते हैं? वो अपने पर्सनैलिटी पे डायरेक्ट रिस्ट्रिक्शंस दिखते हैं। The reflective mind, conscious of options and the possibilities for growth. Freedom of speech is also closely linked to other fundamental freedoms. Thus, for full-fledged development of personality, freedom of expression is highly essential. तो अभी देखिए, एक तो सोसाइटी के लिए कितना नीड है ये आपको पता पड़ा। उसके बाद जाके आपके डेवलपमेंट के लिए कितना रिलेटेड है, क्योंकि अपनी पर्सनैलिटी काफ़ी सारी चीज़ों से मिल के बनती है। अपनी पर्सनैलिटी सिर्फ एक चीज़ से नहीं बनती, तो आपको इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज़ अ डेमोक्रेटिक वैल्यू। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज अ बुलवर्क ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो कोई भी अगर आप मेंस का आंसर लिख रहे हो ना, तो ये आपके कंक्लूजन में जरूर होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। फ्रीडम ऑफ एसेंशियल इज प्रॉपर is essential for the proper functioning of the democratic process. It allows people to criticize the government. In a democracy, freedom of expression opens up channels for free discussion of issues. Freedom of speech plays a crucial role in the formation of public opinions on social, political, and economic matters. तो आपको ये ध्यान रखना है, plays a crucial role in the formation of public opinion, social, political, and economic matter. आपको ये ध्यान होगा तो आप काफ़ी चीज़ों को आंसर आउट डायरेक्टली कर पाएंगे। Ensures pluralism. Freedom of speech reflects, reinforces pluralism, ensuring that diversity is validated and promote the self-esteem of those who follow a particularly lifestyle. तो आप जैसे अगर आपको कोई बोल देना कि हाँ भाई सिग्निफिकेंस बता दो उसके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, तो आपको ऐसे ये 4 पॉइंट ध्यान रखना है। ये 4 पॉइंट आप लिख के आएंगे, आराम से मार्क्स आ जाएंगे।
उसके बाद अगर मैं आपको इसका कंक्लूजन बताऊं कि आप कंक्लूजन कैसे लिख सकते हैं, इंडिया इज अ डेमोक्रेसी एंड सिटीजन्स हैव ए कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन विच दे कैन इन्फोर्स वाया द इंडियन कोर्ट सिस्टम. द पीपल ऑफ इंडिया gave to themselves the Constitution of India, provided for freedom of speech and expression to ensure free and equal society. तो देखिए ये आपका रेडीमेड कंक्लूजन है. अगर आपको रेडीमेड कंक्लूजन चाहिए डेली तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. तो उससे क्या होगा, मैं आपको सारे आंसर्स के रेडीमेड कंक्लूजन दे दूंगा, जिससे कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. आप काफ़ी अपना टाइम बचा पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे. तो चलिए अपन देखते हैं अपने सेकंड आर्टिकल को. अपना सेकंड आर्टिकल कहता है इंटरनेशनलाइजिंग द रूपी विदाउट द कॉइन टॉसिंग. तो कैसे रूपी को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा सकता है, इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाया जा सकता है, अपने को वो देखना है. इंडियाज पुश फॉर रूपी इन्वोइसिंग इन इंटरनेशनल ट्रेड हैज गेन मोमेंटम विद द रिसेंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 which proposes invoicing payment and the settlement of trade in इंडियन रुपीज़. तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अब क्या पेमेंट होने लगा है, अब इंडियन रुपीज़ में अपन पेमेंट करने लगे हैं. द मूव इज एक्सपेक्टेड टू लोअर ट्रांजेक्शन कॉस्ट, प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड एंड रिड्यूस हेजिंग एक्सपेंसेस अमंग अदर बेनिफिट्स. While the rupee currently accounts for merely 2% of global currency market turnover, the framework could be particularly beneficial for trade partners such as Russia, Saudi Arabia, Nigeria and the UAE. तो आप देखिए अपन ग्लोबल करेंसी का सिर्फ 2% ट्रेड करते हैं यार, कितना इम्प्रूव करना बाकी है. 98% सारी की सारी दूसरी कंट्रीज कर रही हैं, तो अपने को एक लॉन्ग वे कवर करना बाकी है अभी. इस चीज़ का आप ध्यान रखें. उसके बाद अगर अपन देखें, द ओवरऑल प्रमोटिंग द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी विल रिक्वायर ए कंसंट्रेटेड एफर्ट बाय द गवर्नमेंट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द स्टेक होल्डर्स टू इंक्रीज द डिमांड ऑफ द इंडियन रुपी एंड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स. तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कैसे कौन से स्टेक होल्डर्स प्ले रोल करेंगे उसमें, जो अपने को रुपी को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना होगा. ठीक है, तो अपन देखते हैं कि हाँ भाई इंटरनेशनल लेवल पे जाना है मान लिया, लेकिन अब इसके पास अपने कुछ बेनिफिट्स होंगे. ठीक है, उसके बाद जाके अपने पास कुछ चैलेंजेस होंगे. उसके बाद अपन कुछ इसकी वे फॉरवर्ड देखेंगे कि हाँ भाई इन सारी चीज़ों को अपन कैसे इस्तेमाल करेंगे अपने रुपी को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने के लिए. तो लोअरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट, तो जब भी अगर रुपी इंटरनेशनल लेवल पे बनेगा तो उससे ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होगी. कैसे होगी? द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी कैन रिड्यूस द नीड फॉर अ करेंसी कन्वर्जन, thereby lowering transaction costs for businesses and individuals conducting international trade. This can make it more attractive for foreign investors to do business in India and can make India's exports more competitive in global markets. तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है. जब भी करेंसी कन्वर्जन माने ये होता है कि कोई भी आपने ऐसे डॉलर से रुपये कन्वर्ट कराया, ठीक है, तो इसके कुछ चार्जेस लगते हैं. तो आप जितना बड़ा अमाउंट कन्वर्ट कराते रहते हैं, तो जैसे आपने 1 करोड़ का कन्वर्ट कराया, अगर आपका 1 लाख का चार्ज लग गया तो ये आपका एक्स्ट्रा लगा ना. अगर ये आपका चार्जेस ना लगे तो आप अपना ट्रेड बढ़ाओगे, सीधी सिंपल बात है. ठीक है. ग्रेटर डिग्री ऑफ प्राइस ट्रांसपेरेंसी, when the rupee is widely used in international transaction, it can lead to a greater degree of price transparency. This enables Indian business to better understand global market condition and adjust their pricing strategies accordingly. तो देखिए अगर प्राइस में ट्रांसपेरेंसी होगी, कई बार क्या होता है काफ़ी चीज़ें अनरेगुलेटेड हो जाती है और काफ़ी बैक मैनर में काम करती हैं, तो उनमें क्या होता है ट्रांसपेरेंसी की कमी हो जाती है. लेकिन अगर अपने को ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा प्रमोट हो पाएगी तो उससे अपने लिए बिजनेस करना भी बहुत ईजी होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि पहले से रेट्स किस टाइम पे कैसे सेटल हो पा रही है. क्विक सेटलमेंट टाइम, द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी कैन फैसिलिटेट फास्टर एंड मोर एफिशिएंट सेटलमेंट टाइम्स फॉर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस. ठीक है, कितनी चीज़ें फास्ट हो सकती है ये आपको पता लगा. दिस कैन बेनिफिट इंडियन बिजनेस बाय रिड्यूसिंग द टाइम एंड कॉस्ट एसोसिएटेड विद क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स. तो आप सोचिए ना, अगर मैं आपको पेमेंट 1 दिन में करूं या मैं आपको 5 दिन में करूं, तो आप क्या चाहोगे कि हाँ सर 1 दिन में पेमेंट खत्म करो. ठीक है. प्रमोटिंग इंटरनेशनल ट्रेड, an internationalized rupee can promote international trade by making it easier and cheaper for Indian businesses to transact with the global counterparts. तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कैसे ये एक प्रमोट कर सकता है अपने ट्रेड को प्रमोट करेगा तो उससे क्या होगा, अपने यहाँ के एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, अपने कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी. तो ये सारे के सारे पॉइंट्स ना, जैसे कि अगर मैंने आपको बेनिफिट्स में 4 पॉइंट दिए, तो आप इनको हब एंड स्पोक मॉडल बना के लिख दो कि हाँ भाई ऐसी चीज़ होगी, ऐसे हो सकती है, ये चीज़ ऐसे हो सकती है. ठीक है. रिडक्शन इन हेजिंग एक्सपेंसेस, ये होंगे कम. एज द रुपी बिकम्स मोर वाइडली एक्सेप्टेड एंड यूज्ड इन इंटरनेशनल transactions, the need for hedging against currency fluctuations may reduce. This can lead to cost savings for business and investors. तो अपन को अभी क्या करना पड़ता है, अपन को hedge करना पड़ता है काफ़ी सारी चीज़ों को.
हेजिंग आपने कभी सुनी है क्या टर्म? मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रिड्यूस कॉस्ट ऑफ होल्डिंग फॉरेन रिजर्व बाय द आरबीआई। तो अब जैसे अपन क्या होता है, आरबीआई को काफ़ी फॉरेन करेंसी अपने बैंक्स में रखनी पड़ती है एज एन एक्सचेंज, कि अगर भाई कभी भी हमको जरूरत पड़ी, मतलब जैसे अपन ऑयल बाहर से मंगाते हैं, अपन को उनको पेमेंट करना पड़ता है डॉलर में। अगर अपन उनको पेमेंट डॉलर में करते हैं तो उससे क्या होता है, अपन को दूसरी करेंसीज अपने पास स्टोर करके रखनी पड़ती है। लेकिन अगर वही अपन रुपी को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाएं तो अपने को डॉलर को ज़्यादा स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अपन कुछ चैलेंजेस देखते हैं कि क्या क्या अपने पास चैलेंजेस हैं रुपी से रिलेटेड। कैपिटल कंट्रोल्स। इंडिया स्टिल हैज़ कैपिटल कंट्रोल इन प्लेस दैट लिमिट द एबिलिटी ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट एंड ट्रेड इन इंडियन मार्केट्स। दिस रिस्ट्रिक्शंस मेक इट डिफिकल्ट फॉर आईएनआर टू बी यूज्ड वाइडली एज एन इंटरनेशनल करेंसी। तो देखिए, कैपिटल कंट्रोल है कि भाई अभी तक इन्वेस्टर्स जो हैं वो अनलिमिटेड, मतलब लाइक 100% नहीं कर सकते इन्वेस्ट, ये मानो अनलिमिटेड नहीं, लेकिन हाँ अगर वो 100% इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो फिर वो कैपिटल कंट्रोल रहा ना, कि हाँ भाई आप कुछ इन्वेस्ट कर सकते हो। तो फिर एक रुपी को अगर इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है तो एक फुल ओपन करना पड़ता है। Exchange rate volatility. INR has a history of volatility, which makes it unattractive for use as an international currency. Currency exchange rate stability is a key requirement for a currency to be used as global reserve currency. So, up exchange rate. आज अपन सब जानते हैं कि $1 के बदले अपना 80 रुपीज़ समथिंग चल रहा है। तो आप ये देखिए कि एक्सचेंज रेट कितनी बदलती रहती है, कभी 70 थी, कभी 80 हुई, राइट। तो अगर इतना वॉलेटिलिटी रहेगी तो फिर वो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड नहीं की जा सकती या यूज़ नहीं की जा सकती है। तो अपने को उस पर काम करना पड़ेगा। फाइनेंशियल मार्केट डेवलपमेंट। द डेवलपमेंट ऑफ डीप एंड लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट इज अ प्रीरिक्विजिट फॉर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी। द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट इज स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड इट्स नीड टू बिकम मोर इंटीग्रेटेड विद ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल मार्केट कैसे डेवलप हो रहे हैं और वो कैसे इंटीग्रेट किए जा सकते हैं ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट के साथ। फिर आपको रेगुलेटरी इन्वायरमेंट लाना पड़ेगा। लो इन्फ्लेशन, जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स, ये सारे के सारे आपके चैलेंजेस हैं। आज मैंने आपको काफ़ी अच्छा पढ़ाया इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी। तो आपको इस चीज़ के बारे में अच्छा सा मेंस का आंसर कोई भी आपको दिखे भाई रुपी के ऊपर क्वेश्चन आया तो आप ज़रूर लिखने की कोशिश कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर हमने आज ट्राई करा है, ठीक है। तो अपन रेगुलेटरी इन्वायरमेंट के बारे में देखते हैं। The regulatory environment in India needs to be conducive to the use of INR as an international currency. This requires the government to implement policies and support the growth of financial sector, improve market transparency and reduce red tape. तो अपन को ये चीज़ देखनी है कि हाँ भाई कैसे अगर अपन इन्वायरमेंट को रेगुलेट करके चलेंगे, फाइनेंशियल सेक्टर को ग्रोथ देंगे, मार्केट में ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, तो कैसा वो अपने को रुपी में मदद कर सकता है। Lack of internationalization efforts. India needs to take more active steps to promote the use of INR as international currency. This includes establishing of INR trading centers, entering into currency swap agreements with other currencies, promoting the use of INR in trade settlements. तो अगर अपने को ये सारे मतलब इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है तो अपने को ये सारे एफर्ट्स करने पड़ेंगे, जो अभी अपन बहुत कम करते हैं। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स होते हैं लेकिन सिर्फ मोस्टली 3 to 4 कंट्रीज़ के साथ अपने ईयर में होते हैं, लेकिन अपने को वही अगर इंटरनेशनल लेवल पे करना है तो अपने को 30 to 40 कंट्रीज़ के साथ कम से कम इंटरनेशनल स्वैप एग्रीमेंट्स करने पड़ेंगे। लो इन्फ्लेशन। Inflation rate is an important consideration when it becomes to internationalization of a currency. The Reserve Bank of India has been successfully keeping inflation under control, but low inflation rates can make a currency less attractive to foreign investors. तो ये भी एक रीज़न हो सकता है आपके इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी के एज अ चैलेंज में। देखते हैं अपन जियो पोलिटिकल फैक्टर्स। जियो पोलिटिकल फैक्टर्स ना सारी चीज़ों में इम्पैक्ट करते हैं। तो जब भी आप अपना मेंस का आंसर लिख रहे हो तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि हाँ भाई जियो पोलिटिकल फैक्टर तो अपने को लिखना ही लिखना है। Geopolitical factors such as political instability, wars, sanctions can have a significant impact on the internationalization of a currency. India needs to have a stable relation with other countries and avoid getting caught in geopolitical conflicts that could impact the use of INR as an international currency. तो आप किसी के साथ वॉर में ज़्यादा जल्दी ना जाएं, कोई सेंक्शंस वगैरह ना करें, आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ना हो, मतलब कि गवर्नमेंट बार बार गिर रही हो, चढ़ रहा, ऐसे ना हो, गवर्नमेंट एक स्टेबल रहे, ठीक है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स बहुत रोल प्ले करते हैं आपकी करेंसी को लेके, क्योंकि अगर गवर्नमेंट गिरेगी तो उस देश की इकनॉमी गिरती है डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली तो नहीं गिरती लेकिन इनडायरेक्टली इम्पैक्ट आता है। तो उससे अगर इकनॉमी पे इम्पैक्ट आएगा तो उससे रुपी पे इम्पैक्ट आता है। तो सारी की सारी चीज़ें इंटरलिंक होती हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। चलिए, तो अपन अब देखते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। अपन ने इतनी सारी चीज़ें डिस्कस करी कि हाँ भाई इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसके चैलेंजेस क्या है। अपने को वे फॉरवर्ड भी तो पता होनी चाहिए अगर अपने को लिखना है तो। इंकरेज क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इन इंडियन रुपी। तो इंडियन रुपी में अपन क्रॉस बॉर्डर ट्रेड कैसे बढ़ा सकते हैं,
देखना है वो नेबरिंग कंट्रीज के साथ सच एस नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडियन रुपी इंस्टेड ऑफ अदर करेंसीज। तो अपनी जो नेबरिंग कंट्रीज है उनके साथ तो अपन रुपी में ट्रेड करें ना, उनके साथ अपन क्यों डॉलर में ट्रेड करते हैं, अपने को ये देखने की जरूरत है। दिस विल इंक्रीज द डिमांड फॉर इंडियन रुपी इन दिस कंट्रीज देयरबाय प्रमोटिंग इट्स इंटरनेशनलाइजेशन। तो जितनी आपकी डिमांड बढ़ेगी रुपये की उतना आपका वो इंटरनेशनल लेवल पे आराम से जा सकता है। प्रमोट फाइनेंशियल मार्केट डेवलपमेंट, तो अपने को अपने फाइनेंशियल मार्केट्स पे काम करना पड़ेगा, बॉन्ड मार्केट पे, जिससे कि अपन फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर पाए। दिस विल इंक्रीज द डिमांड फॉर द इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स एंड प्रमोट्स इट्स यूज इन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देखना है कि कैसे वो डेवलपमेंट में मदद करेगा फाइनेंशियल मार्केट्स की। Liberalize capital account transactions. Government should further liberalize capital account transactions to attract foreign investment, which will increase the demand for the Indian rupee in the international transactions. तो कैसे अपन कैपिटल अकाउंट को बढ़ा सकते हैं, फाइनेंशियल मार्केट डेवलप कर सकते हैं या क्रॉस बॉर्डर को बढ़ा सकते हैं। एक्सपेंड द यूज ऑफ इंडियन रुपी एंड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस। गवर्नमेंट शुड encourage its trading partners to use the Indian rupee in its international transaction by signing bilateral currency swap agreements। मैंने आपको बताया था पहले भी कि ये कर सकते हैं। इट कुड ऑल्सो एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग एन इंडियन रुपी बेस्ड ट्रेडिंग ब्लॉक विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज। तो ट्रेडिंग ब्लॉक्स अपन कैसे वर्क कर सकते हैं इन पे, अगर अपन इन पे वर्क करके कैसे उसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा सकते हैं। स्ट्रेंथनिंग द इंडियन इकोनॉमी, तो मैंने आपको बताया कि जितना इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस आएगा उतना ही फॉरेन इन्वेस्टर्स में कॉन्फिडेंस आता है, अगर उनमें कॉन्फिडेंस आता है तो इन्वेस्टमेंट उतना ही बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो सारी चीज़ें वीसीएस साइकिल फॉलो होती रहती है। तो ये था कुछ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी से रिलेटेड आर्टिकल। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी डाउट्स हो, कमेंट्स हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए अपन देखते हैं अपना नेक्स्ट आर्टिकल। शुड इंटरनेट शटडाउन्स बी यूज्ड टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर। लेकिन आज मैंने आपको एक चीज़ नहीं कराई, आज मैंने आपको ये नहीं बताया कि आप कौन से सिलेबस से इनको रिलेट करेंगे, जैसे इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी हो गया या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया। एक मैं आपको बता देता हूँ, एक आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपका GS2 से आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। कौन से टॉपिक में रिलेट करेंगे ये आप मुझे बताएंगे। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी GS3 इकोनॉमिक्स में कनेक्ट कर सकते हैं, कौन से टॉपिक से रिलेट करेंगे ये जरूर बताएंगे आप, ठीक है। तो अपन चलते हैं अपने लास्ट आर्टिकल पे, मेजर रीजंस फॉर इंटरनेट शटडाउन्स। तो अपन देखते हैं कि सबसे ज़्यादा रीजंस क्या पाए गए इंटरनेट शटडाउन्स के अपने इंडिया में। इंटरनेट शटडाउन्स इन इंडिया आर ऑफ्टन इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव और लॉ एंड ऑर्डर मेजर। तो अपन जानते हैं जब JNK को एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया तो वहाँ पे इंटरनेट शटडाउन कितने टाइम तक चला, क्यों? क्योंकि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की मोस्टली प्रॉब्लम रहती है। It is done to curb the spread of misinformation rumors that can lead to deteriorating law and order situation। तो कई बार क्या हो रहा है, आज अपन देख रहे हैं कि व्हाट्सएप और इन सब पे कितने रूमर्स फैलते हैं, इतने जल्दी फैलते हैं कि वहाँ पे काफ़ी सिचुएशन बिगड़ सकती है, ये भी एक रीज़न होता है। शटिंग डाउन द इंटरनेट हेल्प मेंटेन पीस अमंग कम्युनिटीज इन टर्म्स ऑफ क्राइसिस। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वायलेंस इज द मोस्ट कॉमन बैकग्राउंड टू इंटरनेट शटडाउन्स इन इंडिया। इंटरनेट शटडाउन्स क्या क्या है? स्टेट वायलेंस, पब्लिक वायलेंस, प्रोटेस्ट, एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस, मिस इन्फॉर्मेशन, पॉलिटिकल इवेंट्स, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, चीटिंग। तो ये सारे के सारे रीजंस आपको ध्यान होने चाहिए जिसकी वजह से अपने को इंटरनेट शटडाउन्स फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो अपन ये देखते हैं कि कौन से लॉज हैं जो शटडाउन्स को गवर्न करते हैं, उसके बाद अपने इम्पैक्ट क्या होता है, ठीक है। अलग अलग इम्पैक्ट देखेंगे। तो आपका फर्स्ट लॉ है सेक्शन 69A ऑफ द IT एक्ट 2000। ये क्या बोलता है? गवर्नमेंट को पावर देता है कि आप पब्लिक एक्सेस कर सकते हो कोई भी इंफॉर्मेशन का, कोई भी कंप्यूटर रिसोर्स का, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर फॉर प्रिवेंटिंग इंसाइटमेंट टू कमीशन और एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस रिलेटिंग टू अबव। तो कोई भी IT एक्ट आपको ये बोलता है कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो अगर वो स्टेट के सॉवरेनिटी या इंटीग्रिटी को हार्म पहुंचाता है तो, या डिफेंस को हार्म कर सकता है या सिक्योरिटी को बिगाड़ सकता है, ठीक है। Indian Telegraphy Act 1885 grants the central government the power to disconnect or intercept communication services in the interest of case including public safety, sovereignty, integrity of India, defense of India, security of the state, ठीक है। तो यही सारे मेजर्स हैं, ये सारे मेजर्स मोस्टली कॉमन होते हैं। या आप कहीं पे भी अपने आंसर्स में लिख सकते हैं कि भाई हाँ भाई क्या क्या मेजर्स होने चाहिए, तो आप ये बता दें कि हाँ भाई अगर सॉवरेनिटी या इंटीग्रिटी थ्रेट आ रहा है या कोई डिफेंस या सिक्योरिटी को थ्रेट है तो आप बता सकते हैं। Temporary suspension can also be ordered under the temporary suspension of telecom services rules 2017। Impact of internet shutdowns क्या है? Economic impact देखते हैं, ठीक है।
Internet shutdowns have a significant economic impact, has a wide range of sectors including e-commerce, online education, businesses that rely on the internet for their operations. तो अपन सब जानते हैं कि अगर इंटरनेट नहीं है तो ई कॉमर्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकता, तो अपना इकोनॉमिक इम्पैक्ट काफ़ी बहुत ज़्यादा होता है. Disruption of public services. Shutdown disrupt access to essential public services such as healthcare, emergency services, communication. तो जैसे कि अपन सब जानते हैं जब फ्लड्स वगैरह आते हैं तो सारे कम्युनिकेशन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उस टाइम लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. तो अगर इंटरनेट शटडाउन हो रहा है तो ये भी आप समझ सकते हैं कि ये भी एक टाइप की इमरजेंसी ही हुई, क्योंकि अगर आप इंटरनेट आज अपन अपने पास 1 घंटे का इंटरनेट ना होना तो अपन बहुत थ्रेट फील करते हैं कि हाँ अपने साथ क्या हो गया. सोशल इम्पैक्ट क्या है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, इंटरनेशनल रेपुटेशन, लीगल इम्प्लीकेशंस, ये सारे आपको ध्यान होने चाहिए, आपके मीन्स के आंसर्स में बिल्कुल इंक्लूड होने चाहिए. शटडाउन इम्पैक्ट द एबिलिटी ऑफ सिटीजन्स टू कम्युनिकेट विद देयर लव्ड वंस, एक्सेस इन्फॉर्मेशन, राइट टू फ्री स्पीच. It is also against democratic rights as it curtails freedom of speech and expression which are constitutionally protected under Article 19. तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सोशल इम्पैक्ट कैसे हो सकता है, आपकी डेमोक्रेटिक राइट्स को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट कैसे हो सकता है, और often used to control the flow of information during political unrest, protest, elections, leading to a lack of transparency and accountability in the democratic process. तो कई बार शटडाउन इसलिए भी कर दिए जाते हैं कि हाँ भाई पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा है तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उनको नहीं देनी है, तो वो क्या करते हैं, हाँ भाई इंटरनेट शटडाउन कर दो, जिससे कि एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन ना हो पाए और अकाउंटेबिलिटी कोई ले ना पाए उनसे. Psychological impact. Internet shutdowns can cause stress, anxiety, mental health issues, especially for those who rely on the internet for their livelihood or stay connected with the family or friends. तो आप सोचिए अगर कोई बंदा है कि हाँ भाई वो बहुत दूर रहता है और वो अपने फैमिली से सिर्फ इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है, सॉरी गाइस, इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है, तो वो कितना प्रॉब्लम फेस कर सकता है अगर इंटरनेट बंद हो जाए. इंटरनेशनल रेपुटेशन. फ्रीक्वेंट एंड प्रोलॉन्ग इंटरनेट शटडाउन कैन हैव ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल रेपुटेशन एज अ डेमोक्रेटिक एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड नेशन. तो आप देखिए अगर आप एडवांस नेशन में काउंट होना चाहते हैं और आप ये बोले कि हाँ भाई हमारे यहाँ तो इंटरनेट ही नहीं चलेगा, तो फिर वो कितना एक डैमेजिंग हो सकता है आपके इमेज को. लीगल इम्प्लीकेशन. शटडाउन्स can also have legal implications as they violate the fundamental rights guaranteed under Indian Constitution and International Human Rights Law. तो देखिए सारे की सारी डायमेंशंस हो गई आपकी, सारे की सारी डायमेंशंस आप अपने मीन्स के आंसर में लिख दीजिएगा, अगर ऐसे आ जाए तो ऐसे में लिख दीजिएगा, आपका मीन्स का आंसर रेडी हो जाएगा. ठीक है, तो अपन ऐसे ही मिलते रहेंगे और ट्यूटोरियल्स के साथ.